हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल एग्जाम केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। फर्स्ट ईयर क्लास की क्लास चल रही थी, जिसमें हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे और 3 लेक्चर हमारे हो भी गए थे। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ाया था प्यारे बच्चों, वो ये पढ़ाया था आप लोगों को कि भाई जो एल्फा रदरफोर्ड का जो एल्फा प्रकीर्णन था, क्या था? रदरफोर्ड का जो एल्फा प्रकीर्णन था वो क्या था? तो हमने आपको ये बताई थी कि भाई रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की बौछार एक सोने की पत्ती पे की थी, और जिसे ये प्रूव किया था उन्होंने कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खोखला होता है। इसीलिए बहुत सारे जो एल्फा कण थे वो सीधे के सीधे बिना किसी विचलित हुए अपने मार्ग से क्या हो रहे थे प्यारे बच्चों, जा रहे थे। ये मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम बनवा के भी बताया था, ठीक है ना। फिर हमने ये बताया था कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, इसमें ये प्रूव किया गया था, जबकि थॉमसन ने ये बोला था कि समस्त धनावेश समान रूप से क्या है, परमाणु में समान रूप से वितरित है। लेकिन इन्होंने ये कहा था ऐसा नहीं है, समस्त धनावेश जो है वो परमाणु में वितरित नहीं है, समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में इकट्ठा हो गया है, एक बहुत छोटे साइज के रूप में इकट्ठा हो गया है। इसीलिए कुछ एक एल्फा कण इसके किनारे से होकर के क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। फिर एक ये भी कही थी, एक एल्फा कण 2000 20,000 में से ऐसा भी होता है तो 180 के कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है। ये बोला था किसने? ये बोला था भाई रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन। आज हम जो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने वाले हैं वो ये पढ़ाने वाले हैं कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब जो इन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग में ये बात क्लियर की थी कि आखिरकार जो परमाणु है उसकी वजह मतलब वो है क्या, ये चीज इन्होंने क्या की थी, क्लियर की थी। तो बच्चों हम आप सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? आपसे पूछे ये मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम था इनका, ठीक है ना। इन्होंने प्रतिपादित कब किया? तो आपका जवाब होना चाहिए ये 1911 में किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब आया था? 1911। 1911 से 1920 तक इनका परमाणु मॉडल जो काम करता है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, जैसे मैंने अभी आपसे अब दिखाया भी था करके, कि भाई ये मान के चलिए, इन्होंने कहा था कि केंद्र में, परमाणु के केंद्र में ये धनावेश होता है, और इस धनावेश के ही चारों ओर, ये जो धनावेश होता है इस धनावेश के ही चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन इस आवेश से जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं वो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आप एक चीज और ध्यान रखना, देखो अगर द्रव्यमान देखना है, द्रव्यमान द्रव्यमान के चारों ओर घूम रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है, अर्थ राउंड लगा रही है, तो ये अर्थ और सूर्य आपस में गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। वैसे ही अगर एक ध्रुव अगर दूसरे ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों चुंबकीय बल द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? चुंबकीय बल द्वारा। वैसे ही अगर दो आवेश, ठीक है ना, दो आवेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की ओर नहीं आ रहे, ठीक है ना, लेकिन जुड़े हुए हैं, तो ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण। तो इन्होंने इसे ये क्लियर किया था, एक तो क्लियर ये किया था कि भाई परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो नाभिक में है, ठीक है ना, और नाभिक अत्यंत छोटा और सूक्ष्म है। पहला पॉइंट ये किया था। अगर मैं इसके बारे में आपको लिखूं पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये लिखोगे, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि परमाणु
का समस्त धन आवेश, समस्त धन आवेश परमाणु के, इसमें परमाणु के केंद्र में समाहित है, केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, केंद्र में उपस्थित है। इन्होंने ये भी बताया परमाणु के केंद्र को, जहां समस्त धनावेश है, जहां समस्त धन आवेश है, ठीक है ना, प्रोटॉन भी कह सकते हो, धनावेश है, उसे नाभिक कहते हैं। सबसे पहले नाभिक नाम ही इन्होंने दिया था, उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे नाभिक कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई इस प्रयोग से? दूसरी बात ये बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, वो वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है। क्या घूम रहा है? वो वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है। कैसी? वृत्तीय या वृत्ताकार, ठीक है ना, कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जहां भी चक्कर लगा रहा है उसे कक्ष या कक्षक कहते हैं। तो इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे कक्ष या कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऑर्बिट कहते हैं। उन्होंने नाम बोला इसे, भाई क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने, चौथी बात इन्होंने ये बताई थी, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इन्होंने बताया था इसमें, एक बताया था बच्चियों, पहला भाग बताया था परमाणु का आकार, कह सकते हैं परमाणु का नाभिक, एक ये बताया। और दूसरा बताया था इन्होंने नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर का रिक्त क्षेत्र। क्या बताया था? नाभिक के चारों ओर का रिक्त क्षेत्र। इसी रिक्त क्षेत्र को इन्होंने कक्ष या कक्षा कहा। ठीक है ना, इसी रिक्त के क्षेत्र को क्या बोला? कक्ष या कक्षा। और अगला पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? भाई परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार कह सकते, परमाणु का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के मध्य होता है। अगर इसे चाहेंगे तो 10 की पावर -10 मीटर भी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट बोला था परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक का आकार ये बताया था 10 की पावर -12 से 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो नाभिक छोटा बताया था, अत्यंत छोटा। क्या बताया था? अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है ना। ये कहीं कहीं आपको 10 की पावर -10 मीटर मिलेगी और कहीं कहीं आपको 10 की पावर -15 मीटर मिलेगी। ठीक है, नाभिक के बारे में। और इसके बारे में ये इतना मिलेगा। ठीक है ना। इन्होंने और क्या बताया? इन्होंने ये बताया जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है सौरमंडल में, वैसे ही
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये कुछ बातें बताई थी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। समस्या क्या थी, क्या नहीं बताया, समस्या मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। तो प्यारे बच्चों, कमियां की अगर मैं बात करूं आपसे, देखो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी, सबसे पहले उसमें बात कर, ठीक है ना। देखो रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु स्थायी होता है। उन्होंने क्या बताई, परमाणु स्थायी होता है। लेकिन देखो, मान के चलिए ये नाभिक का केंद्र है, इसमें समस्त धनावेश समाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मान के चलिए इस कक्षा में। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मैक्सवेल है। क्या नाम है, मैक्सवेल। जहां भी आवेश की खंडन की बात आती है, आवेश के बारे में किसी भी जानकारी की, किसी भी थ्योरी या किसी भी प्रिंसिपल की बात आती है, तो भाई मैक्सवेल को ना पढ़ा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो मैक्सवेल ने यह बोला था कि यदि कोई कण वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो निश्चित रूप से वो त्वरित होता है। क्या होता है, कण जो है क्या होता है, त्वरित होता है। त्वरित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन। और वेग परिवर्तन प्यारे बच्चों दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो आप परिमाण में, उस कण के परिमाण में चेंज कर दो, या उसके दिशा में कोई चेंज कर दो। परिमाण या दिशा में से कोई एक चीज चेंज कर दो, कण का वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जब कण वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, गति करता है। ठीक है ना। और जब वेग परिवर्तन होगा, ठीक है ना, तो कण जो है कण जो है वो त्वरण त्वरण उत्पन्न करेगा। और जब त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो त्वरण जब उत्पन्न होता है तो ध्यान रखना ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्या होगी, ऊर्जा, क्योंकि विकिरण क्रिएट करेगा। क्या करेगा, विकिरण। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा होगी, घूमते समय विकिरण क्रिएट करेगा, तो इसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जन होगा या नहीं होगा, ऊर्जा उत्सर्जन, बिल्कुल ऊर्जा की कमी होगी। तो जब देखो समस्या कहाँ आई, रदरफोर्ड ने यह बताया कि भाई परमाणु जो होता है वो स्थायी कण होता है, लेकिन उसके स्थायित्व के बारे में वो जानकारी नहीं दे पा, क्योंकि मैक्सवेल कहते हैं जब कोई कण त्वरित गति से चलता है तो निश्चित रूप से उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मान के चलिए कण यहां से चल रहा है और ऊर्जा उससे निकल रही है। देखो मान लो इधर चल रहा है, वेग परिवर्तन हुआ, इधर चल रहा है, वेग परिवर्तन हुआ, जल्दी बोलो। कण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी दिशा में चेंज हो रहा है, और दिशा में जब चेंज होता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, उसके दिशा में जब चेंज होगा तो निश्चित रूप से आप समझ लेना परमाणु भी परिवर्तित होगा, साथ ही साथ वेग में परिवर्तन होगा। दिशा जब बदलती है, वृत्तीय गति में जब कोई कण चलता है तो दिशा चेंज होने पर उसका वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होगा तो साथ ही साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होते समय ऊर्जा की उसमें क्या आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी। तो कण जब गति करेगा तो एक समय ये आएगा कि कण धीरे धीरे उसमें ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और ऊर्जा कम होते होते प्यारे बच्चों किससे टकरा जाएगा, वो धीरे धीरे टकरा जाएगा नाभिक से, और नाभिक विस्फोट करके वो क्या कर देगा, कण को खत्म कर देगा। मैं कह रहा हूं मतलब परमाणु को नष्ट कर देगा। जबकि एक तरफ ये बोला जा रहा है कि भाई परमाणु क्या है, स्थायी है, हम में, तुम में, किसी और चीज में, जितनी भी वस्तुएं पदार्थ हैं सब में क्या है, परमाणु है, सब परमाणु से मिलकर बनी है, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब परमाणु स्थायी है तो ये मैक्सवेल के अनुसार तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई परमाणु एक समय अंतराल में जब त्वरित क्रिएट करता है तो त्वरित करने के दौरान भाई ऊर्जा इससे उत्सर्जित होगी, क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो धीरे धीरे ऊर्जा की इसमें क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी तो ये नाभिक के पास होता चला जाएगा, नाभिक के पास आएगा तो यहाँ विस्फोट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि रदरफोर्ड ने, अगर मैं पहली कमी की बात करूं तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर सका, की व्याख्या न कर सका, स्थायित्व की व्याख्या
न कर सका। अब दूसरी कमी और क्या है? देखो दूसरी कमी ये है कि आपने ये पढ़ा होगा, एक सेकंड में आवाज चेक कर लेता हूं। तो आपने प्यारे बच्चों ये पढ़ा होगा, देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तो बताया कि मान लो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब तृतीय कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जब वो चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे ऊर्जा में क्या आती है भाई, जब उसकी दिशा चेंज होती है तो उसकी दिशा चेंज होने पर वेग परिवर्तन, मतलब वेग परिवर्तन होता है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मेरा कहने का मतलब जब निश्चित चाल से गति करेगा, मतलब निश्चित गति करेगा, तो उससे ऊर्जा भी निरंतर क्या होती रहेगी, निकलती रहेगी। क्या होती रहेगी, निकलती रहेगी। और जब ऊर्जा उत्सर्जन होगा, क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो ऊर्जा जो उत्सर्जन होगा प्यारे बच्चों, वो सतत ऊर्जा उत्सर्जन होगा। कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। तो अगर इस ऊर्जा को हम एक स्क्रीन पर, किस पर, एक स्क्रीन पर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका स्पेक्ट्रम जो बनता है प्यारे बच्चों, वो स्पेक्ट्रम जब मतलब निरंतर निकल रही है, सतत रूप से ऊर्जा निकल रही है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है ना, इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब रेगुलर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। एक सेकंड, देखो स्पेक्ट्रम जो बनेगा इसका, देखो कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब रेगुलर स्पेक्ट्रम बनेगा इसका। कैसा मिलेगा, रेगुलर स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन जब भी प्रयोग देखा इसका, ठीक है ना, जब हमने रियल में देखा, ठीक है ना, वास्तविक रूप में देखा, तो इसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई दिया। इसका स्पेक्ट्रम मान के चलिए, यहां बना लेता हूं मैं, स्क्रीन ले लेता हूं और यहां ऊर्जा डब डालते हैं। देखो इसका स्पेक्ट्रम रेगुलर ना बनके, इसका स्पेक्ट्रम रेगुलर ना बनके इसने स्पेक्ट्रम बनाया इस तरह, मतलब रेगुलर ना बनके सतत स्पेक्ट्रम, ये सतत स्पेक्ट्रम है। कैसा है, सतत स्पेक्ट्रम है। और ये कैसा है, ये लीनियर है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। क्या है ये, रेखीय स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर गति कर रहा है, तो निरंतर सतत रूप से इससे क्या निकल रही होगी, ऊर्जा निकल रही होगी। और जब सतत रूप से ऊर्जा निकल रही होगी तो भाई स्पेक्ट्रम भी कैसा बनना चाहिए, सतत बनना चाहिए। और जब प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम सतत बनना चाहिए, और लेकिन जब हम प्रयोग में देखते हैं, जब हम प्रयोग में देखते हैं तो स्पेक्ट्रम कैसा निकल के आ रहा है, रेखीय आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की भी क्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं ना, निरंतर मतलब एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। आपने जैसे देखा भी होगा, जो सूर्य का प्रकाश आता है, मान के चलिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, जब मान लो ये सन है और सन क्या करता है, प्रकाश किरण छोड़ता है, विकिरण छोड़ता है। जब इस विकिरण को किसी लेंस से होकर हम निकालते हैं, किससे, किसी लेंस से होकर निकालते हैं, तो इस तरह से विकिरित किरणें निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, इस तरह से विकिरित किरणें। और ये विकिरित किरणें किसकी फॉर्म में होती हैं, विबग्योर की फॉर्म में होती हैं। कैसी, विबग्योर, विबग्योर की फॉर्म में। इस तरीके से इनका स्पेक्ट्रम बनता है, सतत स्पेक्ट्रम बनता है, नहीं बनता। लेकिन जब हम रदरफोर्ड के प्रयोग में देखते हैं तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की
व्याख्या नहीं कर सकता। देखिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। और ये कमी भी थी कि भाई वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता सका। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या थी, कमियां थी। रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने परमाणु मॉडल में, हमने पढ़ा कि भाई बताया ये नाभिक, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने बताया कि भाई समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक नाम इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बता कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। ठीक है ना। परमाणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें एक नाभिक कहते हैं, एक नाभिक के चारों ओर का रिक्त क्षेत्र जिसे हम कक्ष और कक्षक कहते हैं। इन्होंने परमाणु के आकार के बारे में बताया। ठीक है। इन्होंने परमाणु के नाभिक के आकार के बारे में बताया। ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। कमियां हमने आपसे बता दी। तो ये था प्यारे बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद हम आगे जो आपको पढ़ाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तब तक के लिए इस क्लास को एंजॉय करिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड नाइट।